हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल का लेक्चर नंबर 16 करेंगे और आज से हम अपने सिलेबस का 8th टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर्स। ये अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है। होपफुली हम इसको 2 से 3 पार्ट्स में कवर कर लेंगे। आज इसका पार्ट 1 रहेगा और आज के पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। डैश आर स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस डिजाइन टू मेजर द रिलेटिव चेंज इन द लेवल ऑफ अ फिनोमिना विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, जियोग्राफिकल लोकेशन एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको बताना है वो कौन से स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस होते हैं, वो कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं जिनको डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है मेजर करने के लिए रिलेटिव चेंज इन द लेवल ऑफ अ फिनोमिना। अब ये फिनोमिना आपका एक वेरिएबल का हो सकता है, ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स का हो सकता है, प्राइस हो सकता है, क्वांटिटी हो सकती है, वैल्यू हो सकता है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, जियोग्राफिकल लोकेशन एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में आपकी इनकम आ सकती है, आपका प्रोफेशन आ सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज इंडेक्स नंबर्स। ये इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन आती है। फिलहाल के लिए आप इसको एज इट इज याद रखोगे, आगे वाले क्वेश्चंस में आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। द फर्स्ट इंडेक्स नंबर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई। आपको बताना है दुनिया का पहला इंडेक्स नंबर जो है किसने बनाया था, उस पर्सन का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज मिस्टर चार्ली। मिस्टर चार्ली ने दुनिया का पहला इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट किया था इन द ईयर 1764। और ये जो चार्ली था, ही वॉज एन इटालियन। और इसने किस पर्पस के लिए इस इंडेक्स नंबर को डेवलप किया था? टू कंपेयर द चेंज इन द प्राइसेस फॉर द ईयर 1750 विथ प्राइस लेवल इन 1500। यानी कि 1750 के प्राइसेस को कंपेयर करने के लिए विद द प्राइसेस ऑफ 1500। ठीक है, इस पर्पस के लिए इसने इस इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट किया था। 1750 इसने लिया था एज करंट ईयर एंड 1500 इसने लिया था एज बेस ईयर। अब ये करंट ईयर क्या होता है, बेस ईयर क्या होता है, ये भी आपको अभी क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। विच अमंग द फॉलोइंग आर यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी यूजेज आती है इंडेक्स नंबर्स की। ऑप्शन ए से स्टार्ट करेंगे। इंडेक्स नंबर जो है ये एक्ट करते हैं एज इकोनॉमिक बैरोमीटर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंडेक्स नंबर जो है ये एक्ट करते हैं एज इकोनॉमिक बैरोमीटर। मतलब इससे हमें पता चलती है किसी भी स्पेसिफिक कंट्री की, रीजन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, वहां पे बिजनेस एक्टिविटीज किस तरीके से चल रही है, वहां का ट्रेड कैसा है। इन सभी चीजों को हम पता लगा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दीज इंडेक्स नंबर्स। हेल्प इन स्टडिंग ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज। ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इंडेक्स नंबर्स को हम इस्तेमाल करते हैं ट्रेंड्स को स्टडी करने के लिए, या बोल सकते हो फ्यूचर इवेंट्स को फोरकास्ट करने के लिए भी हम इंडेक्स नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग डिसीजंस एंड पॉलिसीज। ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इंडेक्स नंबर्स को हम इस्तेमाल करते हैं डिसीजंस लेने के लिए या पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने के लिए भी। एज एन एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट को डिसाइड करना होगा जो भी एम्प्लॉयज होंगे उनका डीए क्या रहेगा, तो उस पर्पज के लिए गवर्नमेंट यूज कर सकती है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। इसी तरीके से प्रोडक्शन पे, सेल्स पे क्या एक्सरसाइज ड्यूटी रहेगी, इस चीज को डिसाइड करने के लिए भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंडेक्स नंबर्स का इस्तेमाल कर सकती है। ऑप्शन नंबर 4 के बारे में अगर हम बात करेंगे, मेजर परचेजिंग पावर ऑफ अ मनी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है।
इंडेक्स नंबर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं परचेजिंग पावर ऑफ मनी को मेजर करने के लिए, ठीक है। और उससे बाद में हम क्या कर सकते हैं, हम रियल वेज वगैरह को आराम से कंप्यूट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे लिखूंगा, ये आप नोट डाउन करके रखोगे, दैट इज परचेजिंग पावर ऑफ मनी is reciprocal of price index। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको एज इट इज याद रखोगे। परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्राइस इंडेक्स के। मतलब अगर प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है ये डिक्रीज हो जाएगा। अगर प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम फिफ्थ ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, यूज इट फॉर डेफिनेशन, यस इंडेक्स नंबर्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं डेफिनेशन में भी, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। डेफिनेशन क्या होता है, फॉल इन द ओवरऑल प्राइस लेवल की अगर हम बात करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेफिनेशन। सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 3 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, these are all usages of index numbers। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। Which of the following is /r type or types of index numbers। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा टाइप आता है इंडेक्स नंबर का। प्राइस इंडेक्स नंबर भी होता है, यहां पे क्वालिटी नहीं होगा, यहां पे क्वांटिटी होगा, ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी होता है, वैल्यू इंडेक्स नंबर भी होता है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, थोड़ी बहुत यहां पे बात करते हैं रिगार्डिंग द प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर जो है ये दो टाइप्स का होता है। एक होता है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, और जो दूसरा टाइप इसका आता है उसको हम बोलते हैं रिटेल प्राइस इंडेक्स। ये भी आप अच्छे से याद रखोगे। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स हमें क्या बताता है, इट रिफ्लेक्ट्स चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल्स ऑफ अ कंट्री। और इसी पैटर्न पे अगर हम रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर की बात करेंगे, इट रिफ्लेक्ट्स द जनरल चेंज इन द रिटेल प्राइसेस ऑफ वेरियस कमोडिटीज। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। द डैश इंडेक्स नंबर मेजर द जनरल चेंज इन द प्राइसेस। आपको बताना है वो कौन सा इंडेक्स नंबर होता है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं मेजर करने के लिए जनरल चेंजेस इन द प्राइसेस। क्योंकि यहां पे प्राइसेस की बात हो रही है, तो कौन सा इंडेक्स नंबर हम इस्तेमाल करेंगे, प्राइस इंडेक्स नंबर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। डैश इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। आपको बताना है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स किसका दूसरा नाम आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। यहां पे आप इसको फिर से करेक्ट कर लेना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। और ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ रिटेल प्राइस इंडेक्स। ये भी मैं लिख लेता हूं, स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ रिटेल प्राइस इंडेक्स। Okay, now let's talk about question number 7. In India, cost of living index numbers are available for। आपको बताना है इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स किस किस के लिए अवेलेबल है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, मिडिल क्लास पीपल, वर्किंग क्लास, ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। डैश इंडेक्स नंबर स्टडी द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, कंज्यूम्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको बताना है वो कौन सा इंडेक्स नंबर होता है जो कि स्टडी करता है
रिलेटेड टू द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ गुड्स. वॉल्यूम का मतलब ही हो गया क्वांटिटी, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर. क्वांटिटी इंडेक्स नंबर स्टडी करता है चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, और यू कैन से मैन्युफैक्चर्ड, कंज्यूम्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में. डैश इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स द प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी. आपको बताना है वो कौन सा इंडेक्स नंबर होता है जहां पे हम प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी के साथ. उसको हम बोलते हैं वैल्यू इंडेक्स नंबर. ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. वैल्यू इंडेक्स नंबर किसके बराबर होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी. अब क्वेश्चन नंबर 10 को करने से पहले यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट द प्रॉब्लम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स. जब भी हम कोई भी इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करेंगे, डेवलप करेंगे, तो हमें ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है. सबसे पहले पर्पस ऑफ द इंडेक्स नंबर. जब आप कोई भी इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना चाहोगे, आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि इस इंडेक्स नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या है. जैसे ही आपका पर्पस क्लियर होगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप उसी हिसाब से उसी टाइप का डेटा कलेक्ट कर सकते हो, उसी हिसाब से स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, उसी हिसाब के लिए कमोडिटीज को सेलेक्ट कर सकते हो, बेस ईयर को सेलेक्ट कर सकते हो, एवरेज कौन सी आप यूज करोगे उसको सेलेक्ट कर सकते हो, फॉर्मूला कौन सी यूज करोगे वो सिलेक्ट कर सकते हो. लेकिन उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि ये इंडेक्स नंबर में किस पर्पस के लिए बना रहा हूं. सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज और आइटम्स. जब भी आप कोई भी कंस्ट्रक्ट करोगे इंडेक्स नंबर, आपको यह पता होनी चाहिए कि जैसे आपको पता होगी कि ये किसके लिए मैं बना रहा हूं इंडेक्स नंबर, और उसी हिसाब से उसी पर्पस के हिसाब से आपको कमोडिटीज को या आइटम्स को सिलेक्ट करना होगा. आपको रिलेवेंट कमोडिटीज लेनी है, रिलेवेंट आइटम्स लेने हैं. ठीक है. थर्ड ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, डेटा फॉर इंडेक्स नंबर्स. जो भी आप इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए डेटा इस्तेमाल करोगे, एज एन एग्जांपल आपने कोई बेस ईयर लिया, उसमें जो भी डिटेल्स होंगी वो डेटा कलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिलायबल सोर्सेज लेने पड़ेंगे, रिलायबल से सोर्सेज से डेटा लेना पड़ेगा. ठीक है. और इसी पैटर्न पे अगर हम देखेंगे फोर्थ ऑप्शन, दैट इज सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर. बेस ईयर भी आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपरली सिलेक्ट करना पड़ेगा व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर. बेस ईयर को सिलेक्ट करने के टाइम पे आपको 2-3 कंडीशंस याद रखनी होती है. सबसे पहली कंडीशन इज दैट जो भी आपका बेस ईयर होगा वो स्टेबल होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए. एज एन एग्जांपल 2020, इसको हम कभी भी सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं एज अ बेस ईयर. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इस साल में क्या हो चुका था? इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी आ गई थी बिकॉज ऑफ कोविड. इसी तरीके से सेकंड पॉइंट जो कि आपको याद रखना होता है, ध्यान में रखना होता है व्हाइल सिलेक्टिंग द बेस ईयर, इज दैट जो भी आप बेस ईयर सिलेक्ट करोगे वो ज्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए, नीदर टू डिस्टेंट नॉर टू नियर. ठीक है, यह पॉइंट भी आपको याद रखना होता है. थर्ड पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखना होता है व्हाइल सिलेक्टिंग द बेस ईयर इज दैट आप फिक्स्ड बेस भी ले सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, और या आप चेन बेस भी ले सकते हो. चेन बेस में क्या होगा? हर साल आपका बेस ईयर चेंज हो जाएगा. हाउएवर फिक्स्ड बेस ईयर में आप क्या करते हो? एक फिक्स्ड बेस ईयर लेते हो. नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि वहां पे क्या होता है और यहां पे क्या होता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम डिस्कशन करेंगे, दैट इज द टाइप ऑफ एवरेज टू बी यूज्ड. इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के टाइम पे हमें कुछ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज का इस्तेमाल करना होता है. अब आप कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इस्तेमाल करोगे, यह भी आपको काफी प्रॉपरली सिलेक्ट करना होता है. जनरली हम यहां पे 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज का इस्तेमाल करते हैं. इधर या तो हम अर्थमेटिक मीन लेंगे, या तो मीडियन लेंगे, या तो ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं हम. ठीक है. ये 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज काफी ज्यादा वाइडली यूज होती है व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर्स. मीडियन इनमें से सबसे इजी होता है, बिकॉज आपको पता है मीडियन को कैलकुलेट करना काफी इजी होता है. अर्थमेटिक मीन को हम जनरली सिलेक्ट नहीं करते हैं. ठीक है. क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज अर्थमेटिक मीन की एक डिसएडवांटेज है, दैट इज
एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस की वजह से अर्थमेटिक मीन पे काफी इंपैक्ट पड़ जाता है। और जो सबसे सूटेबल मेथड है दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। सबसे वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो हम इस्तेमाल करते हैं वाइल कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। क्यों ये सबसे सूटेबल मेथड है, सबसे अप्रोप्रिएट मेथड है? बिकॉज ये वाला जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है ना, ये रिवर्सिबल होता है। और एक मेथड हम आगे पढ़ेंगे टाइम रिवर्सल टेस्ट, वहां पे ज्योमेट्रिक मीन हमारे लिए काफी हेल्पफुल होता है। अब अगर हम सिक्स्थ ऑप्शन की बात करेंगे, सिस्टम ऑफ वेटिंग। जब भी आप कोई भी इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करोगे, या तो आप वो वाला इंडेक्स नंबर अनवेटेड ले सकते हो, अनवेटेड इंडेक्स नंबर बना सकते हो, या तो आप क्या बना सकते हो, वेटेड इंडेक्स नंबर। और वेटेड इंडेक्स नंबर में हम क्या करते होंगे, हर एक कॉमोडिटी को हम वेट देंगे, ठीक है, एक वेट देंगे। अब वो वेट किस बेसिस पे हम दे सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी भी और ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू भी, ठीक है। ये भी हमें वहां पे डिसाइड करना होगा कि हम वेट किस बेसिस पे देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी और ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। और लास्ट पे हमें डिसाइड करना होता है कि हम कौन सी फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इन सभी चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है वाइल कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर। अब हम बात कर लेते हैं रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल सेलेक्टिंग द बेस ईयर। जब हम बेस ईयर को सिलेक्ट करेंगे, आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखना होता है, दिमाग में रखना होता है। ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करेंगे, बेस ईयर शुड बी अ पीरियड ऑफ नॉर्मल एंड स्टेबल इकोनॉमिक कंडीशंस। अभी मैंने आपको बताया जो भी हम बेस ईयर सिलेक्ट करेंगे वो स्टेबल ईयर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। द बेस ईयर शुड नॉट बी टू डिस्टेंट फ्रॉम द गिवन पीरियड। जो हम बेस ईयर सिलेक्ट करेंगे वो ज्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी की अगर हम बात करेंगे, हम फिक्स्ड बेस भी ले सकते हैं या चेन बेस भी ले सकते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। जब हम बेस ईयर को सिलेक्ट करेंगे तो हमें इन सभी चीजों को ध्यान में रखना होता है वाइल सिलेक्टिंग द बेस ईयर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। थियोरेटिकली द बेस्ट एवरेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर इज डैश। आपको बताना है थियोरेटिकली कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेस्ट माना जाता है वाइल कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर। अभी मैंने आपको बताया ज्योमेट्रिक मीन विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और ये वाला क्वेश्चन जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। क्यों ज्योमेट्रिक मीन को बेस्ट माना जाता है, मैंने आपको बताया बिकॉज ज्योमेट्रिक मीन आर रिवर्सिबल, ये टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई कर लेता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। बेस ईयर इज द ईयर विथ रेस्पेक्ट टू विच कंपैरिजंस आर मेड। बेस ईयर कौन सा साल होता है जिसके रेस्पेक्ट में हम करंट ईयर के प्राइसेस को या क्वांटिटीज को या वैल्यूज को कंपेयर कर रहे होते हैं। इट इज डिनोटेड बाय अ सुफिक्स। आपको बताना है कि बेस ईयर में हम क्या सुफिक्स लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज 0। अब इस चीज को थोड़ा सा मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करूंगा। एज एन एग्जांपल, अगर आप लोगे P0, P0 क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस, P स्टैंड्स फॉर प्राइस, प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द बेस ईयर, क्योंकि 0 आ रहा है इन द बेस ईयर। मैंने आपको क्या बताया, बेस ईयर के टाइम पे हम क्या सुफिक्स लगाते हैं, 0, क्योंकि यहां पे 0 आ रहा है इसलिए मैं यहां पे क्या ले रहा हूं, प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द बेस ईयर। अगर ये क्या होता, P1 होता, तब ये क्या बन जाता, प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द करंट ईयर। इसी तरीके से अगर मैं क्या लिखूंगा, Q0 लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इन द बेस ईयर। अगर मैं Q1 लिखूंगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इन द करंट ईयर, ठीक है। और इसी पैटर्न पे आपको ये वाली टर्म्स भी पता होनी चाहिए। अगर मैं लिखूंगा लाइक P01, इसका क्या मतलब होता है, P स्टैंड्स फॉर प्राइस, प्राइस ऑफ इंडेक्स नंबर, प्राइस ऑफ इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर
विथ रेस्पेक्ट टू बेस ईयर, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। P01 अगर होगा इसका मतलब हो गया प्राइस ऑफ इंडेक्स नंबर विथ रेस्पेक्ट टू फॉर करंट ईयर 1 विथ रेस्पेक्ट टू बेस ईयर 0, ठीक है, इस तरीके से। तो बाकी भी आप आराम से निकाल सकते हो। Q01 क्या होगा, P10 क्या होगा, इनकी मीनिंग भी आप अकॉर्डिंगली निकाल सकते हो, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 13। सिंपल इंडेक्स नंबर और प्राइस रिलेटिव इज गिवन बाय। आपको बताना है सिंपल इंडेक्स नंबर की या प्राइस रिलेटिव की फॉर्मूला क्या होती है। मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूं। प्राइस रिलेटिव को या सिंपल इंडेक्स नंबर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू P0 डिवाइडेड बाय P1 इंटू 100। P0 डिवाइड बाय P1 इंटू 100, इसका मतलब हो गया करंट ईयर प्राइस एज अ परसेंटेज ऑफ बेस ईयर प्राइस। मैं लिख लेता हूं यहां पे करंट ईयर, सॉरी ये आ जाएगा P1, ठीक है, P1 डिवाइडेड बाय P0, करंट ईयर प्राइस विथ रेस्पेक्ट टू बेस ईयर, ठीक है, इस तरीके से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। इन केस ऑफ सिंपल अनवेटेड एग्रीगेट मेथड द प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर विथ रेस्पेक्ट टू बेस ईयर इज गिवन बाय। आपको बताना है इन केस ऑफ सिंपल अनवेटेड एग्रीगेट मेथड प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर विथ रेस्पेक्ट टू बेस ईयर, उसकी फॉर्मूला क्या होती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज P01 is equivalent to summation of P1 divided by summation of P0 into 100। ये भी आप अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। और इसका क्या मतलब होता है, where summation of P1 रिप्रेजेंट कर रहा होता है एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस, एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस इन करंट ईयर। इसी तरीके से समेशन ऑफ P0 क्या रिप्रेजेंट करता है, एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस इन द बेस ईयर। ये फॉर्मूला भी आप अच्छे से याद रखोगे। बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। द सिंपल अनवेटेड एग्रीगेट मेथड इज सिंपल बट नॉट रिलायबल बिकॉज। ये जो सिंपल अनवेटेड एग्रीगेट मेथड है ना, ये क्या है, ये एक सिंपल सा मेथड है इंडेक्स नंबर को बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन ये रिलायबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है आपको बताना है, उसके लिए क्या क्या रीजंस हैं। ऑप्शन ए की अगर हम बात करेंगे, दिस इंडेक्स नंबर इज इन्फ्लुएंस्ड वेरी मच बाय यूनिट्स। इस सिंपल अनवेटेड एग्रीगेट मेथड की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज आती है, इस इंडेक्स नंबर को काफी ज्यादा फर्क पड़ता है यूनिट से। एज एन एग्जांपल, अगर आप कोई वेट ले रहे हो, आप उसको क्विंटल्स में भी ले सकते हो, केजीज में भी ले सकते हो, ग्राम्स में भी ले सकते हो, तो ये काफी ज्यादा यूनिट डिपेंडेंट बन जाता है। ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करेंगे, दिस इंडेक्स इज डोमिनेटेड बाय कमोडिटीज विथ लार्ज फिगर कोटेशंस। इस इंडेक्स नंबर पे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है उन कमोडिटीज से जो कि क्या होंगे, लार्ज क्वांटिटीज में होंगे या जिनका प्राइस ज्यादा होगा। इसी पैटर्न पे अगर हम ऑप्शन सी की बात करेंगे, द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस कमोडिटीज इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। यहां पे अगर कोई कमोडिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होगी, लेकिन अगर वो लेटर से कम क्वांटिटी में अवेलेबल होगी, ठीक है, या अगर उसका प्राइस कम होगा, उसको हम उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां पे नहीं देते हैं इन केस ऑफ सिंपल अनवेटेड एग्रीगेट मेथड। So the right answer will be option number D, that is all of the above. These are all reasons because of which this method becomes unreliable. तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का मैं आंसर आपको वापस से बता रहा हूं, दैट इज I equivalent to P1 divided by P0 into 100, ठीक है। तो होप यू लाइक द सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।